Okay, Namaskar friends. Again we are continuing with the science class 9th physics portion 11th chapter from 11.2.5. अपने बुक खोलें और उससे समझने की कोशिश करें. Are various energy forms inconvertible? मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या हैं या नहीं हो सकते? फॉर्म ऑफ एनर्जी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं. कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? वी फाइंड इन नेचर ए नंबर ऑफ instances of conversion of energy from one form to another. तो activity 11.13 है, sit in small groups, discuss the various ways of energy conversion in nature. Discuss following questions in your group. How do green plants produce food? कैसे फूड प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन प्लांट्स? सन से एनर्जी लेके या जो भी है, क्लोरोफिल वगैरह होता है जो. तो वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? सन. वाई डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? ये भी एनर्जी का कंगाल है. एक जगह कम प्रेशर हो जाता है, एक जगह ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो दे डिस्प्लेस फ्रॉम वन लोअर प्रेशर टू हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सॉरी, है ना. वाई डज द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? हाउ आर फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म? फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं नीचे ज़मीन के अंदर और इनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. वो एनर्जी सब आती है मोस्टली सन से ही है. व्हाट काइंड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्शंस सस्टेन द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में कैसे, जैसे बारिश होती है, क्या होती है उसमें, क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है, आदि करता है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है. तो ये वाटर साइकिल बन जाती है, रेन हो जाती है. एक्टिविटी, ये साइकिल चलती रहती है. एक्टिविटी 11.14. मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट्स we use involve conversion of energy from one form to another. अब बैटरी में देखते हो ना आप, केमिकल एनर्जी जो है वो बैटरी के अंदर यूज़ होती है एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बैटरी इज ए केमिकल एनर्जी सोर्स. उसमें अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं. अगर आपने छोटी क्लास में पढ़े हो तो ड्राई सेल वगैरह होता है ना. तो उसमें जब अपन उसको ऑन करते हैं तो वो करंट फ्लो होता है. तो इट चेंजेस केमिकल एनर्जी टू करंट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड द गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो केमिकल फॉर्म से वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो गई. मेक ए लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज एंड गैजेट्स. आइडेंटिफाई इन ईच एक्टिविटी गैजेट्स द काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस. और आप जैसे माइक्रो ओवन में करते हैं तो माइक्रो ओवन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उससे आप हीट एनर्जी कर लेते हैं. फ्रिज में जो करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, उससे आप वो कर सकते हैं फ्रीजिंग एनर्जी. फ्रीज उसको कोल्ड बना देते हैं. एसी में भी कोल्ड हो जाता है, गीजर में हीट हो जाती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इन सो मैनी फॉर्म्स हैं. तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? 11.2.6 देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कोई लॉस, विदाउट एनी लॉस और गेन ऑफ द एनर्जी. In activities 11.13 and 11.14, we have learned that a form of energy can be changed from one form to another. What happens to the total energy of a system during or after the process? So whenever energy gets transferred, the total energy remains unchanged. ठीक है. पहले अगर 100 जूल थी तो बाद में भी 100 जूल ही रहेगी. ये जरूरी पहले 50 सपोज करो 60 तो पोटेंशियल एनर्जी थी, 40 जो काइनेटिक एनर्जी थी. और जब दोनों चेंज करके आए तो हो सकता है वो सारी पोटेंशियल हो जाए 100, या सारी काइनेटिक एनर्जी 100 हो जाए, या थोड़ी पोटेंशियल और काइनेटिक हो जाए, लेकिन टोटल 100 ही रहेगी. ठीक है. तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम one form to another. It can neither be created or destroyed. The total energy before and after the transformation remains the same. ये आपका याद रखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, ये डेफिनेशन है. The law of conservation of energy is valid in all situations and for all kinds of transformation. सब सिचुएशन में, सब टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होगी. तो consider a simple example. Let an object of mass m be made to fall freely from a height h. At the start, the potential energy is mgh and kinetic energy is 0. ये टेबल बनाई है उसके लिए. यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्टिविटी उसी से कंसर्न है, ये 11.115 वाली.
मतलब आपने एक हाइट पे ले गए, उससे फिर आपने देखा तो शुरू में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हाइट उसकी है जमीन से ऊंची, पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि शून्य में कोई उसकी वेलोसिटी है नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। यस सर। तो उसकी पोटेंशियल इट इज जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो, द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस mgh। एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे वो फॉल कर रही है, उसकी जितनी फॉल किया वो एनर्जी किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि बो को हमने किया था तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही जब आपने 20 फीट से 10 फीट पे आए, जो 20 से 15 फीट पे आए, तो 5 फीट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी। लॉस नहीं हुई, वो किस में चेंज हो गई? उससे उसकी वेलोसिटी बन गई किसकी? जो भी चीज़ आपने फॉल करी, यस तो वो वेलोसिटी में कन्वर्ट आ गई, काइनेटिक एनर्जी बन गई इसमें। तो दोनों का सम अगेन अभी भी इस स्टेज में वही रहेगा। फिर और नीचे गए आप 10 फीट पे आ गए, तो वो 15 फीट की काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी 20 थी, तो 10 फीट की काइनेटिक एनर्जी चली गई, करें, और 10 फीट की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। और जब पूरा नीचे आ गया तो जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वो भी 100 ही होगी। अगर ऊपर 100 थी पोटेंशियल एनर्जी, तो नीचे काइनेटिक एनर्जी भी 100 होगी। तो टोटल सम ऑफ एनर्जी एट एनी स्टेज विल रिमेन सेम। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेनिंग। तो कहता है कि इफ वी कंसीडर, हमने कहा था इट इज जीरो बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज जीरो, द टोटल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज दस mgh। एज इट फॉल्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट at a given instant, the kinetic energy would be half mv square. The fall of the object continues, the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आएगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। फ्री फॉल की बात होगी। When the object is about to reach ground, h equal to 0 and v will be the highest, therefore the kinetic energy would be the largest and potential energy at the least। However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be the same at all points। Yes sir। This is potential energy plus kinetic energy is equal to constant, और mgh plus half mv square is equal to constant। आ गया समझ में? Yes sir। और ऊपर फेंकोगे तो भी यही है, नीचे आ रहा है तो भी यही है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। ऊपर से नीचे जब आता है तो शुरू में सारी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और नीचे तक आते आते पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी फुल हो गया, लेकिन सब दोनों का एट एनी स्टेज विल बी सेम। यस। नीचे से भी ऊपर फेंकेंगे वही आ रहा है, नीचे से ऊपर फेंका, नीचे तो जब हमने फेंका तो काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम थी, ऊपर जब गई तो नीचे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, ऊपर गई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, बीच में भी दोनों का सम सेम रहेगा। यस। आ गया समझ में? तो उसको उसने कहा है कि इस एक्टिविटी में आप करिए 11.5 में कन्वर्ट करके, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाती है? मैकेनिकल। हाँ, ये सब मैकेनिकल एनर्जी है, दोनों मिला करके, है ना? दोनों में यही चीज़ है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर्स एज एन equal amount of increase in kinetic energy। Here the effect of air resistance on the motion of the object has been ignored। So there is thus a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। अब फ्रिक्शन को हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन क्या होता है कि फ्रिक्शन में कुछ लॉस हो जाती है एनर्जी, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। यस सर। तो वो उसका भी सम लेना पड़ता है। तो वैसे हमने उसको इग्नोर कर दिया कि मान रहे हैं कि हम ये रेजिस्टेंस जीरो है। यस। एक्टिविटी एन ऑब्जेक्ट मास 20 kg, इसको आप करिएगा और मुझे शो करके दिखाइएगा घर से लाके। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर। फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस। तो 4 केसेस लिए हैं उसने, 1 मीटर पे, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और जस्ट अबाउट द ग्राउंड यानी कि 0 मीटर। यस सर। 5 केस हो गए। 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, उन सब की आप पोटेंशियल एनर्जी लिखिए पहले, काइनेटिक एनर्जी निकालिए। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको वी चाहिएगा तो वी को उस फॉर्मूले से निकालिए, 3 इक्वेशन जो होती हैं ये आपके लिए एक वो है, और फिर इनको जोड़ के देखिए कि सब सेम आ रहा है क्या। यस सर। प्रैक्टिकली डू करके देखिए।
यस सर। समझ आ रहा है कैसे करोगे? हाँ। हाँ, तो करके लाना है ये कल आप। यस सर। फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन टेक द वैल्यू ऑफ जी एज 10 है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। टी जी की वैल्यू आपको उसने कह दिया कि 10 लेनी है, ठीक है, स्मॉल जी की। थिंक इट ओवर, व्हाट वुड बी हैपन इफ नेचर हैड नॉट अलाउड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? देयर इज अ व्यू दैट लाइफ कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। डू यू एग्री विद दिस? यस, टाइम अगर नेचर ने ऐसा किया है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी एनर्जी में जाती है, टोटल सम एनर्जी यूनिवर्स की सेम रहती है। टोटल सम एनर्जी यूनिवर्स की सेम रहती है। देखो आप, यस सर। कहीं किसी दूसरी और फॉर्म में चली जाए बात अलग है, लेकिन रहेगी वही सेम एनर्जी सेम है। टोटल एनर्जी। तो एवरेज नहीं, टोटल एनर्जी सम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। यस सर। 11.3 रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? अब पावर आ गया, नाउ द एनर्जी फिनिश। यस पहले वर्क पड़ा था वो फिनिश हुआ, फिर एनर्जी फिनिश हुई। नाउ द थर्ड थिंग इज आई कि पावर क्या होता है। यस तो उसको रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं। पावर की यही डेफिनेशन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर। यस सर। मतलब कितने रेट किस पे होता है? रेट टाइम पे होता है फिजिक्स पे में, होता है। मैंने आपको हाँ। बताया था। तो अपन कितनी रेट से वर्क कर रहे हैं? अगर हम बड़ी फास्ट कर रहे हैं तो पावर हमारी ज़्यादा है, यस सर। और धीरे धीरे कर रहे हैं तो पावर पावर कम है। आता है समझ में? हैं? यस सर। देखो आप देखते हो ना, बॉडी कर बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? उसमें आपकी पावर ज़्यादा आ जाती है, हाँ। तो आप तेज़ी से वो काम करने लग जाते हो। और जिसके अंदर नहीं होती है, जिसकी मसल्स वीक होती हैं, वो धीरे धीरे करता है। यस सर। तो वो उसका मतलब उसके अंदर पावर कम है। अपन वैसे भी कहते हैं कि पावर इज मोर पावरफुल देन अस। यस ये पहलवान को देख लेते हैं, तो उसके अंदर क्या है? मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो एनर्जी ज़्यादा है, स्टोर्ड है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ज़्यादा है उसका। वो जो 10 सीढ़ियाँ है ना, वो 5 सेकंड में चढ़ जाएगा, और आप वो 1 सीढ़ी 5 सेकंड में चढ़ोगे, यस जो सर। कमज़ोर आदमी होगा, है ना। तो वो पावर ये चीज़ डिफाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क। वर्क किस स्पीड से कर रहा है, वो चीज़ है पावर। यस। To do all of us work at the same rate? No. Do machines consume or transfer energy at the same rate? No. Agents that transfer energy to work different rates. Agents that transfer energy do work at different rates. सब different rates पे करते हैं. Let us Yes. understand this from the following activity. तो activity 11.16 है. Consider two children, say A and B. Let us say that they weigh same. उनका weight same है. Both start climbing up a rope separately. ठीक है? Both reach a height of 8 meter. Let us say A takes 15 seconds while B takes 20 seconds to accomplish the work. यस सर। किसकी पावर ज़्यादा हुई? जिसने कम समय में किया। एक ही। हाँ, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच? द वर्क डन इज द सेम। वर्क डन दोनों के वो सेम है, हाँ। पर स्पाइट ऑफ दैट इसने टाइम कम में कर लिया, इसलिए उसकी पावर ज़्यादा है। ज़्यादा। हाउएवर ए हैज़ टेकन लेस टाइम देन बी टू डू द वर्क। हु हैज़ डन मोर वर्क इन ए गिवन टाइम से इन 1 सेकेंड? तो किसने हुआ? पहले वाले ने किया। यस सर। पर सेकेंड के हिसाब से जो वर्क हाँ। किया उस पहले वाले ने ज़्यादा पहले किया, वाले ने दूसरे ज़्यादा वाले ने कम किया, कम किया। तो वो इसकी पावर ज़्यादा हुई। तो स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू सर्टेन वर्क इन रिलेटिवली लेस टाइम. ए मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट ए जर्नी इन ए शॉर्टर टाइम देन ए लेस पावरफुल वन. कहते हैं ना कि हमारी हॉर्स पावर इसकी ज़्यादा है कार की, तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे. तो वी टॉक ऑफ द पावर ऑफ मशीन्स लाइक मोटर बाइक्स एंड मोटर कार्स. द स्पीड विद विच दीज व्हीकल्स चेंज एनर्जी or do work is the basis of their classification. Power measures the speed of work done. Power क्या measure करता है? Speed of work done. That is how fast or slow work is done. Power is defined as the, ये इसकी definition अच्छी तरह याद रख लो. Definition जहाँ दी है वो ऐसे word by word याद होनी चाहिए. Power is defined as the rate of doing work. What छोटी सी word इस पे है. Or the rate of transfer of energy. तो आप rate of doing work लिखो बस, है ना? Yes sir. इसमें सारी छोटी छोटी डेफिनेशन ही है. शुरू में ये भी एनर्जी की भी बहुत छोटी है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है. यस सर. या कैपेबिलिटी टू डू वर्क, एक ही बात है. तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. या पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम. तो वर्क जूल्स में होता है, टाइम सेकंड में होता है. तो क्या हो गया इसकी यूनिट? जूल्स पर सेकंड. द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, लेकिन इसको जूल्स पर सेकंड को वाट भी कहते हैं. वाट के नाम, वाट वाज अगेन ए साइंटिस्ट, जेम्स वाट. So the unit of power is watt in honor of the James Watt. Yes sir. Having the symbol capital W.
1 watt is the power of an agent which does work. Agent मतलब कोई भी चीज़ हो, यहाँ एजेंट से ऑब्जेक्ट से मतलब है ना. 1 power of an agent, 1 watt is the power of an agent और ऑब्जेक्ट which does, ऑब्जेक्ट में सभी आ गए, आदमी भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है. An object which does work at the rate of 1 joule per second. We can also say that power is 1 watt when the rate of consumption of energy is 1 joule per second. तो कोई इसमें प्रॉब्लम समझने में नहीं यार, हर जगह एक दूसरा आदमी कूद जाता है, उसकी नाम से यूनिट बन जाती है. तो 1 watt is equal to 1 joule per second और 1 watt is equal to 1 joule per second. So this expresses large rates of energy transferred in kilowatt. तो 1 किलोवाट जनरली हम जो, ये तो बहुत छोटी यूनिट है वाट, तो जनरली जो हाउस वगैरह में कॉमर्शियल यूनिट्स होती हैं वो किलोवाट में होती है. यस, किलोवाट आवर. तो हम देखेंगे किलोवाट आवर क्या होता है. तो किलोवाट समझ लो, तो भाई किलोवाट तो 1000 वाट हो गया. तो 1 किलोवाट इज 1000 वाट. तो 1 किलोवाट जो तो 1000 जूल्स पर सेकेंड. वाट को हम जूल्स पर सेकेंड लिख सकते हैं. द पावर ऑफ एन एजेंट मे वेरी विथ टाइम. This means that the agent may be doing work at different rates at different intervals of time. Therefore, the concept of average power is useful. मतलब एक ही आदमी को कभी तेज कर रहा है, कभी धीरे कर रहा है, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं. Yes. We obtain average power by dividing the total energy consumed by the total time taken. तो जैसे उसमें कहते थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसे इसमें भी क्या है, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकिंग को निकाल दोगे तो एवरेज एनर्जी, एवरेज पावर आ जाएगी. यस हैं. एग्जाम्पल दिए, 2 girls each weigh 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and the other B. Girl A takes 23 seconds, B it takes 50 seconds to accomplish this work. What is the power expended by each girl? तो वो निकाल लीजिए आप. एक 400 और n अपॉन वर्क डन अपॉन टाइम. दोनों का टाइम दिया, वर्क डन सेम है क्योंकि हाइट उनकी वो वेट सेम है, तो वर्क डन सॉरी फोर्स वो सेम आएगा ना. यस, फोर्स इज सेम. तो फोर्स इंटू क्या, फोर्स जो है, फोर्स इतने न्यूटन हुआ, तो वही वो हुआ, वर्क हुआ. यस, टोटल एनर्जी कंज्यूम. क्योंकि mg हुआ ना, mg इज टोटल एनर्जी क्या हुआ, वेट ऑफ द गर्ल. यस सर. तो 400 एंड अपॉन 400 into 8 upon 4 into 8 mgh करना पड़ेगा. h. वर्क डन तो mgh होगा ना. पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल क्योंकि हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी है. तो 400 into mgh डबल h हो गया. वर्क डन निकाल के उसको टाइम से डिवाइड कर दो, 160 हो गया. तो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स को वर्क में कन्वर्ट करो, है ना. पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हो गया, मैकेनिकल एनर्जी है. अच्छा, पावर एक्सपेंडेड बाय बी में भी ऐसे ही करना है, mgh अपॉन t. 400 लेकिन हाइट उसकी 8 उसकी है, उसकी भी, लेकिन हाइट दोनों की mgh तो सेम है. और अपॉन टाइम का ही फर्क है, टाइम से ही उसका पावर, रेट ऑफ पावर आ रही है. तो गर्ल की एक ही 160 वाट एंड दूसरी की है 64 वाट. तो किसकी पावर ज़्यादा हुई, फर्स्ट की. समझ में आया. यस सर. Example 11.8. A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find the power taken. Take g is equal to इतना. तो mgh निकालोगे तो क्या करोगे, mg तो आपका हो गया 50 kg प्लस इंटू 10 500 n आ गया. हाइट ऑफ द स्टेयरकेस कितनी है, h 15 सेंटीमीटर की है. मीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको. तो 45 into 15 अपॉन 100 मीटर में आ जाएगा, 6.75. टाइम टेकन टू द क्लाइंब इज 9 सेकेंड. अब mgh आ जाएगा आपका 500 into 6.75. हाइट जो गई है ना, mgh अपॉन इतना. ये पोटेंशियल एनर्जी के केस हैं सारे. तो 375 वाट आ गया. पावर इज 375 वाट. तो क्वेश्चन है व्हाट इज पावर. तो आप डिफाइन कर दो पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क. ठीक है. डिफाइन 1 watt of power. 1 watt of power क्या है, 1 joule per second. A lamp consumes इतने joules of electrical energy in 10 seconds. What is its power? 100 joules. तो इतने joules of electrical energy at 10 seconds. तो 10 से डिवाइड कर दो. 100 joules per second.
हाँ, तो व्हाट इज इट्स पावर? डिफाइन एवरेज पावर. एवरेज पावर तो वो होती है जो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम टेकन. 11.3.1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. आई थिंक दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट. तो एनर्जी क्या है? यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हैंस इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी. अब जूल से अगर हम घर की और इंडस्ट्रियल की एनर्जी देखेंगे तो बहुत लाखों हजार जूल, 10 लाख जूल, 30 लाख जूल ऐसे आएंगे. यस. तो वो बड़ा मतलब बड़ा ऑड लगेगा. तो इसके लिए हमने क्या है, इसकी एक बड़ी यूनिट ले ली है, लार्जर यूनिट. तो द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हैंस इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी. वी यूज बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर. किलोवाट आवर क्या हुई? तो किलोवाट आपने 1 किलोवाट आपने बताया था 1000 वाट के बराबर हो गया. और आवर का क्या कितने हैं? आवर के सेकंड्स में चेंज कर लो 3600. उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो. तो या नीचे 1000 वाट को 1 किलो वाट को इसमें से तो पढ़ लेते हैं. तो व्हाट इज 1 किलो वाट आवर? लेट अस से वी हैव ए machine that uses 1000 joules of energy every second. If this machine is used continuously for 1 hour, it will consume 1 kilowatt hour. Yes sir. अगर वो मशीन 1 किलोवाट है ना उसको 1 किलोवाट. लेकिन इसको अगर हम पूरा इसकी जूल्स में निकालें एनर्जी, thus 1 kilowatt hour is the energy used in the home at the rate of 1000 joules per second. है ना. और 1 किलोवाट आवर क्या होगा? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. तो आवर में 3600 सेकेंड हो गए. इसकी वैल्यू हो गई 36 इतने जूल्स. मैंने कहा ना अगर अपन वैसे बिना उसको यूज करें तो इतने लंबे लंबे आ जाएंगे. यस सर. तो इसको 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, फिर इसको हमने रख दिया उसमें साइंटिफिक नोटेशन में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स हो गया. तो 1 किलोवाट आवर को निकाल के कई बार बताते हैं कि जूल्स में कन्वर्ट करो तो ऐसे करना. यस आ रहा है समझ? जूल्स में ऑलरेडी सेकंड होता है, याद रखना. यस सर. हाँ. नहीं, जूल्स में नहीं होता सेकंड. वो वॉट में होता है. जूल्स पर सेकंड. जूल्स तो एनर्जी की फॉर्म में. तो 1 किलोवाट आवर में इसने निकाला कि मतलब 1 आवर के अंदर इतने जूल्स हो गए, इतनी एनर्जी हुई. ये पर आवर की एनर्जी है. यस सर. इतने जूल्स है ना. हाँ. द यूनिट यूज्ड इन हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज and commercial establishments are usually expressed in kilowatt hour. ठीक है. For example, electrical energy used during a month is expressed in terms of units. Here 1 unit means 1 kilowatt hour. तो commercial unit 1 unit जो होती है 1 kilowatt hour के बराबर होती है. ये याद रखना. एग्जाम्पल है इसने दिया कि 11.9 an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. तो कैसे करेंगे? पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल बल्ब इज 60 वाट, यानी 60 किलोवाट 0.06 किलोवाट कर दिया. टाइम यूज्ड इज 6 आवर. तो